नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी। जी हां दोस्तों, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा यानी कि महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी, ताकि सरकार में पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जा सके। साथ ही ग्रुप ए, बी, सी और डी पोस्ट पर बोर्ड और निगमों में भर्ती की जा सके। दोस्तों पंजाब सरकार ने इस फैसले को राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला पंजाब दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35% के आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 14 महीने बाद रिहा हुई महबूबा मुफ्ती, तो मिलने पहुंचे फारूक और उमर अब्दुल्ला, क्या बनेगा नया गठबंधन। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की है। महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की हिरासत के बाद मंगलवार को रिहा किया गया था। दोस्तों बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती हिरासत में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद तमाम अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि दोनों दल क्या भविष्य में साथ आ भी सकते हैं। हालांकि फिलहाल दोनों ही इस संभावना को नकार रहे हैं। दोस्तों अब्दुल्ला पिता पुत्र ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया है। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात थी और इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश घोषित किए जाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को लेकर बड़ी बवाल मचा हुआ था। तब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसले पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद नहीं रखा गया है, वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रदूषण को रोकने के लिए अहम फैसला, दिल्ली में आज से नहीं चलेंगे जनरेटर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है और गुरुवार से अगले आदेश तक के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी है। हालांकि अस्पताल और रेलवे जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं को छूट मिलेगी। दोस्तों दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को यह फैसला लिया। दरअसल दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक ढंग से तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद प्रदूषण बोर्ड ने यह कदम उठाया। दोस्तों दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर हर साल की तरह बढ़ जाता है। सरकार के तमाम उपायों के बाद भी इसमें कमी नहीं आ रही है। हालांकि पड़ोस से हरियाणा पंजाब में किसानों के पराली जलाने पर अब रोक लगाई गई है, लेकिन दिल्ली में गाड़ियां प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव से लेकर अन्य कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है। पिछले सालों में दिल्ली सरकार ने गाड़ियों के लिए ऑड इवन व्यवस्था की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अर्नब गोस्वामी को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में नोटिस, इस दिन होगी पेशी। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संस्थापक अर्नब गोस्वामी को पालघर में साधुओं की भीड़ की हत्या और अप्रैल में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी कामगारों की भीड़ पर प्रसारित कार्यक्रम को लेकर शो कोज नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्नब गोस्वामी को सीआरपीसी की धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनसे अच्छे व्यवहार संबंधी मुचुल
का जमा कराया जाए। अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी को वर्ली डिवीजन के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष शुक्रवार को शाम 4 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नोटिस के मुताबिक 21 अप्रैल को गोस्वामी ने पूछता है भारत कार्यक्रम में पालघर में 2 साधुओं और उनके चालक की भीड़ के द्वारा हत्या किए जाने पर बहस कराई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सवाल किया था कि हिंदू होना और भगवा पहनना अपराध है और क्या वे गैर हिंदू होते हैं। जो लोग ऐसे चुप रहते हैं। इस मामले में आईपीसी के सेक्शन 153 जो कि दंगे के लिए उकसाने और 153 2 गुटों में धार्मिक आधार पर वैमनस्यता फैलाने के केस दर्ज किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने दिखाए बगावती तेवर, किया ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से संघर्ष का ऐलान कर दिया है। महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत हिरासत में रखा गया था और 14 महीनों के बाद उन्हें मंगलवार रात को रिहा किया गया। हालांकि इतने लंबे समय तक नजरबंद रहने के बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। रिहाई के तुरंत बाद ही महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी कर धारा 370 हटाए जाने को काला फैसला करार दिया और कहा कि कश्मीर को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मैं आज 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद रिहा हुई हूं। इस दौरान 5 अगस्त 2019 का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे एहसास है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को कतई नहीं भूल सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने एक तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा कि अब हम सभी को दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो कुछ हमसे छीन लिया है उसे वापस लेना होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए जद्दोजहद जारी करनी होगी, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं मानती हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हौसले से यह दुश्वार रास्ता भी तय होगा। यानी कि दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का नजरबंदी से बाहर आते ही फिर से वही माहौल शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकारी महकमों में बजेगी सिर्फ BSNL और MTNL की घंटी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, खस्ता हाल सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL की टेलीकॉम सेवाओं को इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी कि डॉट की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में यह बात की गई है। दोस्तों, इस ज्ञापन पत्र को केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद 12 अक्टूबर को सभी सचिवों और विभागों को भेजा गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों विभागों से अपील है कि वो CPSEs केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से BSNL MTNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विश्व बैंक ने इस महामारी का टीका और उपचार के लिए $12 अरब की राशि की मंजूर। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक ने इस महामारी वायरस का टीका खरीदने, वितरण करने, जांच और उपचार में विकासशील देशों की मदद के लिए $12 अरब की राशि को मंजूरी दे दी है ताकि 1 अरब लोगों के टीकाकरण में मदद मिल सके। विश्व बैंक ने मंगलवार रात एक बयान में कहा कि यह $12 अरब की राशि इस महामारी की वैश्विक महामारी से निपटने में विकासशील देशों की मदद करने के लिए विश्व बैंक समूह के $160 अरब के पैकेज का हिस्सा है। दोस्तों, विश्व बैंक ने कहा कि इस महामारी आपात कार्यवाही कार्यक्रम 111 देशों में पहले ही पहुंच रहे हैं। उसने कहा कि विकासशील देशों में नागरिकों को भी इस महामारी के सुरक्षित एवं प्रभावी टीके तक पहुंच की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत में इस महामारी की स्थिति बेहद भयानक हो गई है। भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। साथ ही भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 73 लाख को पार कर गया है। दोस्तों, भारत में मौतों का आंकड़ा 1,10,000 के पार है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है और भारत में अब एक्टिव केस 8,20,000 रह गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 63 लाख को पार कर गई है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 15 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। उसके बाद में दोस्तों आंध्र
प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,82,00,000 के लगभग हो गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 10,86,000 को पार कर गया है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 79 लाख संक्रमित लोग अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 51 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। उसके बाद में दोस्तों रशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, पेरू, मेक्सिको, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम एनआरसी की अंतिम सूची से हटाए जाएंगे 10,000 अपात्र लोगों के नाम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी के असम के समन्वय हितेश देव शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर राज्य में अंतिम एनआरसी के अपात्र लोगों और उनके वंशजों के करीब 10,000 नाम हटवाने को कहा है। हितेश देव शर्मा ने मंगलवार को सभी उपायुक्तों और नागरिक पंजीयन के जिला पंचायतों को लिखे पत्र में उन्हें इस तरह के नाम हटाने के लिए आदेश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वेब फॉर्म के माध्यम से आपकी तरफ से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार डीएफ यानी कि घोषित विदेशी, डीवी यानी कि डी मतदान, पीएफटी विदेशी न्यायाधिकरण से लंबित श्रेणियों के अपात्र लोगों और उनके वंशजों के कुछ नाम एनआरसी में पाए गए हैं। हितेश देव ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नागरिकता यानी कि नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के तहत अनुसूची के खंड 4(6) के अनुसार विशिष्ट तरीके से लोगों की पहचान करने के बाद ऐसे नाम हटाने का आदेश जारी किया गया है। इससे इन 10,000 अपात्र लोगों को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिग मिलियन डेज शॉपिंग के लिए ग्राहकों को लोन की सुविधा देगी फ्लिपकार्ट, बैंक और एनबीएफसी से किया टाई अप। जी हां दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सीजन के दौरान ग्राहकों को 17 बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और फिनटेक क्षेत्र की कंपनियों के जरिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। कंपनी की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि वह अपने फिनटेक ढांचे को मजबूत कर रही है, जिससे देश भर के ग्राहकों को फेस्टिवल सीजन के दौरान आसानी से लोन विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों बयान में कहा गया है कि इन टाई अप के जरिए फ्लिपकार्ट का मकसद विभिन्न क्षेत्रों और पिन कोड के ऐसे लोगों को लक्ष्य करना है जो लोन के मामले में नए हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान इन लोगों के पास फ्लिपकार्ट मार्केट प्लस पर 25 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स में चयन का विकल्प भी रहेगा। फ्लिपकार्ट ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को कम कीमत पर ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के तहत वह 17 प्रमुख बैंकों, एनबीएफसी तथा फिनटेक कंपनियों के जरिए उन्हें सस्ते कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे उसके मंच पर 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों की ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों के साथ कोकण और गोवा पर भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे की तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोकण और गोवा, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है तथा कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, और सस्ता हुआ सोना। 2 दिन में चांदी 2,500 रुपए से ज्यादा नीचे लुढ़की। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत में 631 रुपए की गिरावट आई और अब यह 51,367 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी में 1601
₹81 की गिरावट आई है और चांदी अब 62,158 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में 17 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, नियमों के कारण बदल जाएगा फिल्म देखने का अनुभव भी। जी हां दोस्तों, गुजरात में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गुरुवार से सिनेमाघर खुलने थे, लेकिन उनके मालिकों और फिल्म वितरकों के बीच पुरानी फिल्में फिर से चालू करने पर समझौता न होने के कारण अब शनिवार को सिनेमाघर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस महामारी के फैलने के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मार्च से सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद थे। दोस्तों, गुजरात सरकार ने 1 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में 50% क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी थी। गुजरात मल्टीप्लेक्स संघ के सदस्य नीरज आहूजा ने बुधवार को कहा कि हम गुजरात के मल्टीप्लेक्स कल से नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हम पुरानी फिल्में फिर से चलाने पर मुंबई के वितरकों के साथ किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद है कि हम शनिवार को ज्यादातर पुरानी फिल्में चलाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजराती फिल्मों के वितरक भी अभी नई फिल्में रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए एक्शन में आई सरकार, उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, दालों की आसमान छूती कीमतें आने वाले कुछ दिनों में कम हो सकती है। सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दालों का इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला किया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उड़द और अरहर की इंपोर्ट कोटा लिस्ट जारी की है। दोस्तों, सरकार की तरफ से 4 लाख टन अरहर इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख टन उड़द इंपोर्ट करने की भी इजाजत मिली है। कारोबारियों को 15 नवंबर तक 4 लाख टन अरहर का इंपोर्ट करना होगा। DGFT के तहत आने वाले रीजनल अथॉरिटी को एजेंट बेसिस पर एप्लीकेंट्स को लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी का उद्धव सरकार को सुझाव, मुंबई की बारिश का पानी सिंचाई उद्योग के लिए करें इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि मुंबई की बारिश के पानी का इस्तेमाल सिंचाई, शहर के आसपास के उद्योगों और नासिक तथा अहमदनगर जैसे शहरों में बागवानी के लिए किया जाए। दोस्तों, नितिन गडकरी ने पत्र में कहा कि अतिरिक्त पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में घरेलू और अन्य इस्तेमाल के लिए भी ले जाया जा सकता है ताकि जल की कमी से पार पाई जा सके। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा कि यदि व्यवस्थित रूप से योजना बनाई जाए तो बाढ़ के पानी, नाले और सीवरेज को ठाणे की ओर मोड़ा जा सकता है और इस पानी को रास्ते में शोषित करके एक बांध में रखा जा सकता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई और शहर के आसपास के उद्योगों तथा नासिक एवं अहमदनगर जैसे शहरों में बागवानी के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, गडकरी ने पत्र में कहा कि यह योजना मुंबई में मीठी नदी की वजह से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को हल करने में मदद कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजस एक्सप्रेस का अधिकतम किराया तय, 17 अक्टूबर से चलने को है तैयार, नवरात्रि में मिलेगी खास सुविधाएं भी। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की सेवाएं बंद होने के करीब 7 महीने बाद 17 अक्टूबर से फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, बेशक सभी यात्रियों के लिए मास्क और आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य यूज सहित कई गाइडलाइंस के साथ संचालन फिर से शुरू हो रहा है। IRCTC ने कहा है कि 2 ट्रेनों लखनऊ नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई की प्रत्येक अल्टरनेट सीट को खाली रखा जाएगा। IRCTC ने महामारी खत्म होने तक अधिकतम किराया तय कर दिया है। ऐसी चेयर कार का अधिकतम किराया 1500 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2470 रुपए के साथ में GST अलग से तय होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन खेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।